नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो मुकदमा किया जाता है उसे लड़ रहे हैं। या तो कोई पति है जिसके विरुद्ध उसकी पत्नी ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है, या फिर कोई पत्नी है जिसने अपने पति के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया है। तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो रिलीफ मिलता है, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस पे मैं कई वीडियो बना चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मुकदमा होता है उसी से संबंधित है, लेकिन थोड़ा हट के ये जानकारी है। मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकली जानकारी आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के संबंध में देने वाला हूं। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा किया जाता है उसमें जो कंप्लेन किया जाता है यानी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इंफॉर्मेशन देने से लेके जो जजमेंट आता है, जजमेंट आने तक बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन प्रक्रियाओं के होके गुजरने के बाद ही जजमेंट आ पाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे संरक्षण अधिकारी को कंप्लेंट दी जाती है, डीआईआर रिपोर्ट बनता है, कोर्ट में फिर जाता है, समन होता है, ये सारी प्रक्रियाएं बारी बारी से बताऊंगा कि आपके मुकदमे में अब कौन सी आगे की प्रक्रिया होगी। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा लड़ रहे हैं तो ऐसे में आप ये वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे कि जो आपका मुकदमा चल रहा है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, अभी आपका मुकदमा किस प्रक्रिया में है, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी। ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से ये वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे। तो ये वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मुकदमा होता है उसके संबंध में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अनअकैडमी पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती है। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बैचेज चल रही हैं। इन बैचेज को अभी स्टार्ट कर दिया गया है और ये सारी बैचेज अभी लाइव रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले और इन बैचेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने जज बनने के सपने को आसानी से पूरा करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है। इन मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपका जो PCSJ का एग्जाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो मुकदमा होता है उसमें जो भी प्रक्रिया होती है मैंने यहाँ पे क्रम वाइज लिख लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन जो दी जाती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, वहां से मैंने स्टार्ट किया है और क्रम वाइज मैंने यहाँ पे लाके निर्णय तक समाप्त किया है। तो यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं क्रम वाइज मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब बारी बारी से मैं इन प्रक्रियाओं को आपको आसान भाषा में समझाता चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा के अंतर्गत कोई भी अपराध किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, दहेज मांगा जाता है, मारपीट किया जाता है, तो ऐसे में जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है वो महिला जो है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती है और संरक्षण प्राप्त कर सकती है। तो देखिए, इसमें जो शिकायत की जाती है वो सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर को शिकायत करनी होती है, यानी इंफॉर्मेशन देनी होती है। यानी जिस भी महिला के साथ कोई भी घरेलू हिंसा हो रही है उसे सबसे पहले इंफॉर्मेशन देनी होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, यानी सूचना देती है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि मेरे साथ इस प्रकार का अपराध घटित किया जा रहा है। तो ऐसे में जब प्रोटेक्शन ऑफिसर को इस बात की सूचना मिल जाती है तो उसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं
वो DIR रिपोर्ट बनाती हैं, यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाती हैं। यानी इस रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि इस महिला के साथ किस किस प्रकार की घरेलू हिंसा की जा रही है, जैसे कि शारीरिक प्रकार से, मानसिक प्रकार से, आर्थिक प्रकार से, यानी जो जो भी प्रकार की घरेलू हिंसा उसके साथ की जा रही होती है उन सारी चीजों का रिपोर्ट बनाती हैं। उसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं जब DIR रिपोर्ट बना लेती हैं तो उसे कोर्ट में सबमिट करते हैं, यानी न्यायालय में सबमिट करते हैं, क्योंकि जो विचारण का अधिकार होता है वो न्यायालय के पास ही होता है, वो मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे होता है। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके विचारण के लिए जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं वो DIR रिपोर्ट सबमिट करती हैं। अब यहाँ पे देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला, जब DIR रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है तो कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट हैं यानी कुछ ऐसे न्यायालय हैं जिसे इसे ही परिवाद मान लेते हैं, यानी प्रार्थना पत्र इस DIR रिपोर्ट को ही मान लेती हैं और इसी पे ही विचारण प्रारंभ कर देती हैं। या फिर कुछ ऐसे भी मजिस्ट्रेट हैं, कुछ ऐसे न्यायालय हैं जो कहते हैं कि आप एक अलग से प्रार्थना पत्र दीजिए DIR रिपोर्ट के साथ और फिर उसे प्रार्थना पत्र मांग के और उसके बाद विचारण प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे में यहाँ प्रार्थना पत्र दिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है। इस बात की न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है, अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि जो महिला है वो सीधा प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेन करेगी। अगर जो महिला है वो चाहे तो यहाँ पे कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत। जब कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत सीधा मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करती है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होती हैं उसका जो परिवाद होता है, कंप्लेन होता है, उसे ले लेते हैं, उसका स्टेटमेंट करा लेती हैं और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होते हैं फिर उस कंप्लेन को प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भेज देते हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है फिर DIR रिपोर्ट बनाता है, फिर जो कोर्ट होता है तब उस पर संज्ञान लेता है। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन है वो या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी किया जा सकता है या फिर कोर्ट के पास डायरेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको करना है या फिर आप करने वाली हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोई कंप्लेन, तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास पहले कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो कंप्लेन है वो मजबूत हो जाता है और इसमें कम समय भी लगता है। अगर आप सीधा कोर्ट में जाती हैं तो ऐसे में ज्यादा समय लगने लगता है। तो देखिए जब कोर्ट में कंप्लेन कर दिया जाता है और उसके बाद जो कोर्ट होता है उसे संज्ञान लेना होता है। जब कोर्ट संज्ञान ले लेता है उसके बाद जो विपक्षी होती है यानी जो पत्नी होती है, मान लीजिए पत्नी ने कंप्लेन किया है तो उसने जिस जिसको विपक्षी बनाया होता है, जैसे पति और पति के रिश्तेदारों को, तो ऐसे में उन्हें समन किया जाता है, यानी न्यायालय जो होता है उन्हें आदेश करता है कि न्यायालय में आके आप अपना पक्ष रखिए। जब न्यायालय समन जारी कर देता है उसके बाद जो विपक्षी होती हैं उन्हें न्यायालय में हाजिर होना होता है, यानी वो न्यायालय में आके हाजिर होते हैं कि अपना पक्ष रखने के लिए। जब न्यायालय में जो विपक्षी होते हैं वो हाजिर हो जाते हैं तो अब यहाँ पे पति और पत्नी दोनों हाजिर हो गए हैं। तो ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि मैट्रिमोनियल मामलों में मीडिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सारे मामलों में मीडिएशन कराया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ इस फाइल को मीडिएशन के लिए भेज दी जाती है, यानी समझौता के लिए भेज दी जाती है। अब देखिए कभी कभी इसे मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है या फिर कभी कभी जो मजिस्ट्रेट होते हैं खुद ही मीडिएशन करा लेते हैं। तो यहाँ पे किसी ना किसी को मीडिएशन कराना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ती है। अगर देखिए मीडिएशन से समझौता हो जाता है तो ऐसे में ये मामला यहीं पे समाप्त हो जाता है, या फिर नहीं हो पाता है तो उसके बाद फिर कार्यवाही आगे बढ़ जाती है। जब ये कार्यवाही आगे बढ़ती है तो ऐसे में मान लीजिए जवाबदेही देनी होती है उसके बाद, यानी यहाँ पे जो पत्नी कंप्लेन की होती है उसने जो जो भी आरोप लगाए होते हैं उस संबंध में जो पति और पति के घर वाले होती हैं उन्हें अपनी जवाबदेही यानी रिटन स्टेटमेंट देना होता है। तो यहाँ पे जब वो जवाबदेही दे देते हैं उसके बाद जब मान लीजिए पत्नी यहाँ पे जो कंप्लेन की होती है उसमें अंतरिम रिलीफ मांगी होती है, यानी इंटरिम मेंटेनेंस और इंटरिम रिलीफ भी मांगी होती है, तो सबसे पहले तो उसे ही सुना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो कंप्लेन की गई होती है, शिकायत पत्र होता है, उसमें अंतरिम रिलीफ भी मांगी गई होती है। तो ऐसे में जो जवाबदेही दी जाती है तो इसमें इसका भी ऑब्जेक्शन दे दिया जाता है यहाँ पे, यानी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, इंटरिम रिलीफ के लिए यहाँ पे अलग से ही एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और ये जो जवाबदेही दी जाती है उसमें अलग से ही उसके लिए आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन भी लगाया जाता है। अब देखिए जो इंटरिम रिलीफ होता है उसके बाद यहाँ पे उस पर सुनवाई होती है। इंटरिम रिलीफ में जो होता है मेंटेनेंस मांगा जाता है, रहने के लिए घर मांगा जाता है, इसी प्रकार की मांग की जाती है तो उस पर सुनवाई होती है। अब कोर्ट को जैसा लगता है तथ्यों के आधार पर जैसा जजमेंट देना होता है कोर्ट वैसा दे देता है।
तो अब देखिए, जब इंटरिम रिलीफ जो होती है उस पे जब सुनवाई हो जाती है, इंटरिम एप्लीकेशन पे सुनवाई हो जाती है, तो कोर्ट अपना इस पे जजमेंट सुना देता है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर पति के पक्ष में जो इंटरिम के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है वो पति के पक्ष में आ जाता है, कोर्ट का जो आदेश है वो पति के पक्ष में आ जाता है, तो ऐसे में जो पत्नी है अगर उसे असंतुष्ट है तो वो अपील में जा सकती है। या फिर अगर मान लीजिए पत्नी के पक्ष में आ जाता है तो ऐसे में जो पति है वो अपील के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे अपील का ऑप्शन खुला होता है, आप अपील के लिए जा सकते हैं। जब अंतरिम की सुनवाई हो जाती है, यानी अंतरिम प्रार्थना पत्र जो होता है, अंतरिम रिलीफ जो होता है उसकी सुनवाई हो जाती है, उसके बाद वाद बिंदु बनता है। ये न्यायालय खुद बनाता है। इसमें न्यायालय देखता है कि कौन कौन सी बातों को लेके, कौन कौन सी बिंदुओं को लेके दोनों पक्षों में वाद विवाद है। इस वाद बिंदु को न्यायालय खुद निर्धारित करता है। जब वाद बिंदु बन जाता है तो ऐसे में जो आपका फाइल होता है, पत्रावली होती है, वो साक्ष्य में चली जाती है। आप ऐसा जानते होंगे कि न्यायालय सबूतों के आधार पे चलता है, तो यहाँ पे भी सबूत लिए जाते हैं। जब ये पत्रावली साक्ष्य में चली जाती है तो सबसे पहले जो वादी होता है, यानी जो मुकदमा किया होता है, पत्नी ने मुकदमा यहाँ पे दर्ज किया है, तो सबसे पहले उसका साक्ष्य होगा। तो ऐसे में साक्ष्य के रूप में उसे शपथ पत्र के रूप में गवाहों की गवाही करानी होती है, यानी जो गवाह होते हैं वो शपथ लेके शपथ पत्र के रूप में अपनी गवाही दर्ज कराती हैं, और साथ ही साथ उनका जिरह भी किया जाता है। ये जो जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो प्रतिवादी के वकील के द्वारा किया जाता है। अब मान लीजिए जब ये गवाही हो जाती है, और गवाही में एक और इम्पॉर्टेंट बात, पत्नी खुद गवाही देती है और उसके बाद कुछ अन्य गवाहों की भी गवाही कराती है, और उसके बाद जिरह किया जाता है। सबका बारी बारी से गवाही होता है, बारी बारी से जिरह होता है। अब यहाँ पे जब ये प्रक्रिया हो जाती है, वादी का साक्ष्य हो जाता है, तो फिर प्रतिवादी के साक्ष्य का नंबर आता है। तो ऐसे में सबसे पहले यहाँ भी गवाही होती है और जिरह होता है। तो जो जितने भी प्रतिवादी होते हैं वो शपथ पत्र के रूप में शपथ लेके अपनी गवाही लिखित रूप में देते हैं। फिर उनका जिरह भी होता है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जो वादी के वकील होते हैं वो यहाँ पे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। जब यह प्रक्रिया हो जाती है तो ये जो पत्रावली होती है वो अंतिम बहस में चली जाती है। अंतिम बहस में जो वादी और प्रतिवादी के वकील होते हैं वो अपनी अपनी बात कोर्ट के समझ रखते हैं, उन तथ्यों को उजागर करते हैं जिन तथ्यों को वो कोर्ट के समझ लाना चाहते हैं, और अपनी सारी बात कोर्ट के समझ रखते हैं। जब ये प्रक्रिया हो जाती है, अंतिम बहस हो जाती है, तो जो कोर्ट होता है उस फाइल को ऑर्डर में ले लेता है और उसके बाद निर्णय सुनाता है। ऐसे में ये जो निर्णय है वो पति के पक्ष में भी आ सकता है, पति के खिलाफ भी आ सकता है, यानी पत्नी के पक्ष में भी आ सकता है, पत्नी के खिलाफ भी आ सकता है। तो जो भी लोग इस निर्णय से असंतुष्ट होते हैं वो अपील के लिए भी जा सकते हैं। तो डीवी एक्ट में जो मुकदमा होता है उसका यही एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और इसी प्रकार से वो मुकदमा चलता है। तो आशा करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आपके मन में अब इसके बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।